ऑडियो क्लियर है? एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। एक बार कंफर्म कर दीजिए आवाज क्लियर है। ऑडियो क्लियर है? एक बार कमेंट। ठीक है जी। ऑडियो एकदम क्लियर है, परफेक्ट है। और शुरू करते हैं अपने इस सेशन को और अपने इस क्लास को। ठीक है, तो क्लास को है ना शुरू करने से पहले केवल 1 मिनट का समय आप सभी लोगों का लेना चाहूंगा। और इस 1 मिनट के समय में जो गाइडेंस मैं आपको दे रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे लोग नए ऐड होते हैं बैच के अंदर, इसलिए सभी को ये बात पता चलना ज़रूरी है। ठीक है, तो 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, क्लास में जितनी मैं आपको थ्योरी करा रहा हूँ, इसको है ना सुनना, समझना और लिखना ये बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी से ही आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा कि हमें कंप्यूटर में कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, बट इसके अलावा आपको थ्योरी कहीं से नहीं पढ़नी, ना तो किसी किताब से और ना ही किसी पीडीएफ से। थ्योरी मत पढ़िए। इसके अलावा है ना आप केवल एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। और उसमें भी बेहतर ये होता है कि आप पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर पेपर की क्वेश्चन करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसके लिए आप एक काम कीजिए, मेरा यूट्यूब चैनल है कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर के नाम से, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और वहाँ पर दो चीज़ें फॉलो करनी है डेली बेसिस पर। एक तो कम्युनिटी वाले सेक्शन में आप चेक कर लिया करिए, मैंने जितने भी क्वेश्चन डाले हैं आप उनके आंसर दीजिए। आपको सेम फीलिंग आएगी कि आप एक मॉक टेस्ट दे रहे हो। ठीक है, और इसके अलावा यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट है एमसीक्यू प्रैक्टिस फॉर ऑल एग्जाम, उसमें जितनी भी क्लासेस हैं आपको सारी देखनी है, और आगे भी जितनी आए वो भी आप देखते रहिए। ठीक है, अगर आप बोलेंगे सर आप एमसीक्यूज की पीडीएफ फाइल दे सकते हैं, तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नाम भी सेम ही है, कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर। वहां पर आपको एमसीक्यूज के साथ साथ टॉपिक और चैप्टर्स की पीडीएफ फाइल भी बिल्कुल सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगी। ठीक है, अगर कोई मेरे इन दोनों ऑफिशियल चैनल से नहीं जुड़ पा रहा है तो आप मुझे सीधे व्हाट्सएप या टेलीग्राम किसी पर भी मैसेज कर देना अपने बैच का नाम लिखकर। मेरे लिंक, ऑफिशियल लिंक आपके पास आ जाएंगे। ये दोनों मेरे एक ही नंबर से चलते हैं, 8448832987। तो 1 मिनट का समय समाप्त हुआ और शुरू करते हैं अपने इस सेशन को और अपने इस क्लास को। सबसे पहले नमस्कार सभी को, सभी को नमस्कार। आज की डेट डाल देता हूं मैं, 21 अक्टूबर 2024 यानी 21 अक्टूबर 2024 आज की तारीख है। और जैसा कि है ना लास्ट क्लास में हमारा चैप्टर या टॉपिक चल रहा था कंप्यूटर आर्किटेक्चर, इसी को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी है ना फिलहाल के लिए जो भी कमेंट्स हैं उन्हें रोक दीजिए। है ना, चैप्टर को समझते हैं, टॉपिक को समझते हैं, इसके बाद लास्ट में सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो देखिए कंप्यूटर आर्किटेक्चर यानी कि कंप्यूटर की संरचना में मैं लास्ट क्लास में आपको सीपीयू के बारे में समझा रहा था। सीपीयू जिसको हम कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं और इसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से भी बोला जाता है। ठीक है जी, सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म है, और इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। इसे है ना कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर, प्रोसेसर, माइक्रोचिप, लॉजिक चिप, इन सभी नामों से जाना जाता है। अगर आप है ना प्रीवियस ईयर पेपर को उठाकर देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, तो वहां पर आपको सीपीयू से संबंधित कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। आप चाहे कोई भी स्टेट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम देखिए, उसमें आपको सीपीयू से संबंधित क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो देखो लास्ट क्लास में शायद मैंने यहाँ तक भी बता दिया था आपको कि टोटल मिला के है ना सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं। पहले वाले पार्ट को कहा जाता है एएलयू, दूसरे वाले पार्ट को कहा जाता है सीयू, और तीसरे वाले पार्ट को एमयू के नाम से बोला जाता है। ठीक है, एक बार फिर से इनकी फुल फॉर्म लिख देते हैं। एएलयू का मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये इसका करेक्ट फुल फॉर्म है। बट कई बार है ना थोड़ा बहुत आगे पीछे करके पूछ लेते हैं, जैसे कि लॉजिकल शब्द भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। ठीक है, बट अगर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट की जगह अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट लिखा हुआ मिले, ठीक है, तो वहां पर ये शब्द फिर नहीं होगा। मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट दोनों नहीं होंगे, कोई एक ही होगा। वैसे सही फुल फॉर्म ये होती है।
सीयू की अगर हम बात करें तो इसे कंट्रोल यूनिट के नाम से बोला जाता है, ठीक है। और एमयू की बात करें तो इसको मेमोरी यूनिट के नाम से बोला जाता है, ठीक है। तो इनका कोई भी हिंदी अनुवाद नहीं होता, हिंदी ट्रांसलेशन इसका किसी का भी नहीं है, क्योंकि ये अंग्रेजी में लिखे हुए नाम है और फुल फॉर्म है, ठीक है। चलो अब आगे देखो। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन तो ये समझ में आ ही गया ना कि अगर हम सीपीयू की बात करें, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात करें, तो इसमें टोटल मिला के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। अब एक एक करके समझते हैं तीनों को। देखो, अगर है ना ये पूछा जाए आपसे कि कंप्यूटर बेसिकली काम क्या करता है, तो आप बोलेंगे सर कंप्यूटर के थ्रू है ना हम मूवी देखते हैं, गाने सुनते हैं, गेम खेलते हैं, इंटरनेट चलाते हैं। तो ये तो आज के काम हो गए, बट जब कंप्यूटर शुरुआत से बना था तब ना तो मूवी देखी जाती थी, ना गाने सुने जाते थे, है ना। ये सारे काम थोड़ी होते थे उस समय तो केवल कंप्यूटर का काम, कंप्यूटर से काम लिया जाता था कैलकुलेशन वाला, यानी कि गणना करने वाला, है ना। यानी आप कंप्यूटर को कोई कैलकुलेशन देंगे, कोई गणना देंगे और ये उसका आंसर निकाल के दे देगा, ठीक। तो अगर हम अपने कंप्यूटर से कैलकुलेशन की बात करें तो मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशन कंप्यूटर में कहाँ पर डन होती हैं? जैसे अगर आप अपने कंप्यूटर को बोल रहे हो कि एक अरिथमेटिक ऑपरेशन करके बताए, यानी कि 2+3 करके बता कितना आंसर होगा, ये आप कंप्यूटर को कह रहे हो, तो 2 और 3 ये तो दो वैल्यू हो गई। ये जो बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है इसे मैथमेटिक्स में यानी गणित में अरिथमेटिक ऑपरेटर कहा जाता है ना। प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, तो इस तरीके के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन, वो सीपीयू के अंदर एएलयू वाले भाग में होते हैं। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि एएलयू का मतलब कि जितने भी हमारे कंप्यूटर के अरिथमेटिक ऑपरेशंस होंगे, हिंदी में इनको अंक गणितीय ऑपरेशन कहा जाएगा। अंक गणितीय ऑपरेशन, ठीक है ना। जैसे कि प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, तो इस तरीके के जितने भी ऑपरेशन होंगे वो सारे एएलयू वाले पार्ट के अंदर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा लॉजिकल ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस ये भी है ना सीपीयू के अंदर एएलयू वाले भाग के अंदर ही होते हैं। अब लॉजिकल ऑपरेशन का मतलब क्या है? लॉजिकल ऑपरेशन का मतलब होता है ट्रू फॉल्स है। ये दो शब्द है ना आप यहां पर याद रख सकते हैं, ट्रू फॉल्स। क्या मीनिंग है इस बात का? इस बात का मतलब ये है, मैं आपको समझा देता हूं। इस बात का मतलब है ना, आप ऐसे समझ लो कि जैसे ना अगर आपने कंप्यूटर को कोई कैलकुलेशन दी कि ना ये काम करके बताओ क्या आंसर आएगा, और कंप्यूटर केवल आपको दो में से कोई एक ही आंसर बताए, बोले या तो ओके है या फिर कैंसिल है, ऐसे समझ लो। कंप्यूटर आपको रिजल्ट दे रहा है या तो ओके या फिर कैंसिल, या फिर ऐसे समझ लो कि कंप्यूटर आपको आंसर दे रहा है या तो यस में या फिर नो में, बस इस तरीके से आंसर दे रहा है आपको, और तीसरी कोई भी कंडीशन नहीं है। तो इसी को है ना यहाँ पर ट्रू और इसी को यहाँ पर फॉल्स कह दिया जाता है कंप्यूटर की भाषा में। यानी अगर कंप्यूटर आपको बोल रहा है कि ओके यस, या फिर बोल रहा है कैंसिल या नो, तो इसी को यहाँ पर कंप्यूटर की भाषा में ट्रू या फॉल्स के नाम से बोल दिया जाता है। जैसे एक छोटा सा है ना एग्जाम्पल ये ले लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल ये समझ लो, जैसे अगर हम कॉइन को उछालें, किसी सिक्के को अगर उछालें, तो जब वो जमीन पे आएगा नीचे, तो उसके आने के दो ही तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। किसी भी कॉइन के फेस यानी कि चेहरा जो हमें दिखाई देगा, उसकी केवल दो ही तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, यानी कि या तो ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा। तो इस तरीके की जितनी भी गणनाएं होती हैं वो सारी की सारी लॉजिकल ऑपरेशंस कहलाती हैं। तो आपको अपने एग्जाम के लिए बस केवल इतना ही याद रखना है कि हमारे कंप्यूटर में जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशन होंगे और लॉजिकल ऑपरेशंस होंगे वो सारे के सारे कहाँ पर डन होते हैं? एएलयू वाले पार्ट के अंदर, इसलिए इसका नाम रखा गया है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। आगे देखो, इसके बाद आता है सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट। देखो भाई, एक एग्जाम हुआ कुछ टाइम पहले जहां पर सीयू से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, और वो क्या था समझाता हूं। एक है ना नाना नाना पाटेकर की मूवी है, उस नाना पाटेकर की मूवी में एक डायलॉग था, ये नाना पाटेकर ही शायद है ना एक बच्चे के ऐसे पीछे दिमाग पे मार देता है, तो वो बच्चा है ना मूवी में बोलता है कि साहब यहाँ नहीं मारने का, यहाँ पर छोटा दिमाग होता है। तो क्या वाकई में ना हमारे दिमाग के अंदर कोई छोटा या बड़ा दिमाग होता है? तो आंसर है
नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, हमारे दिमाग में अंदर हिस्से जरूर होते हैं, पार्ट जरूर होते हैं, बट छोटा और बड़ा दिमाग जैसा कुछ नहीं होता। तो मूवी में एक डायलॉग बनाने के केस में शायद ऐसा बोला गया हो, है ना। बट अगर कंप्यूटर के दिमाग की बात करें, यानी कि सीपीयू की अगर हम बात करें, तो सीपीयू के अंदर, सीपीयू तो कंप्यूटर का ब्रेन यानी दिमाग है ही, क्या इसके अंदर कोई ऐसा छोटा दिमाग होता है? तो आंसर है जी हाँ। और उसी को सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट के नाम से बोला जाता है। फिर से सुन लीजिए इस बात को, कि अगर ये कहा जाए कि हमारे इंसानी दिमाग के अंदर कोई छोटा दिमाग बड़ा दिमाग होता है, तो आंसर है नहीं। बट अगर हम कंप्यूटर के ब्रेन की बात करें यानी कि सीपीयू की बात करें, तो इसके अंदर कोई छोटा दिमाग होता है, तो आंसर है हाँ। यानी कि सीपीयू के अंदर ही है ना एक छोटा सा दिमाग और बैठा हुआ है जिसे कंट्रोल यूनिट कहते हैं, और कंट्रोल यूनिट ही सीपीयू को दिशा निर्देश देने का कार्य करता है, यानी कि डायरेक्शन देने का कार्य करता है कि उसे करना क्या है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया उसकी भाषा क्या थी, वो मैं आपको लिखकर बता रहा हूं, आप देखिएगा, सुनिएगा, ठीक है। भाषा में ये लिखा हुआ आया था, द मेन सर्किटरी ऑफ कंप्यूटर, द मेन circuitry of computer that directs the operation of CPU। हिंदी में इसे क्या कहा जाएगा? हिंदी में बोलेंगे कंप्यूटर का मुख्य परिपथ, कंप्यूटर का मुख्य परिपथ जो सीपीयू को दिशा निर्देश देने का कार्य करता है, देने का कार्य करता है। तो इसे क्या कहते हैं? इसी को है ना बेसिकली कंट्रोल यूनिट के नाम से बोला जाता है। अब आप बोलेंगे सर ये सर्किटरी शब्द का मीनिंग क्या है, यानी कि परिपथ शब्द यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है? तो ये बात आप सभी लोगों को पता है कि सारी कहानी किसके आसपास घूम रही है? ये सारी की सारी कहानी घूम रही है सीपीयू के आसपास, है ना। और सीपीयू क्या होता है? एक आईसी चिप होता है, ये बात मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाई भी थी, ठीक। तो सीपीयू अगर हमारा एक आईसी चिप है और ये कहानी सारी सीपीयू के आसपास ही घूम रही है, तो यहाँ हर जगह पर सर्किट शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, सर्किटरी शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि आईसी चिप का मतलब ही होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि कंप्यूटर का मुख्य परिपथ जो सीपीयू को ही दिशा निर्देश देने का कार्य कर रहा है, वो कहाँ पर है? वो है सीयू, मतलब सीपीयू के अंदर ही, सीयू के नाम से, यानी कि कंट्रोल यूनिट के नाम से। ये बात समझ में आ गई या नहीं? ठीक है, बस इसे नोट कर लो। बट सीयू के अपने भी कुछ कार्य होते हैं, जैसे देखो, ये तो एक कॉमन परिभाषा हो गई कि सीपीयू है ना, सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट सीपीयू का एक छोटा दिमाग है, सीपीयू को दिशा निर्देश दे रहा है, एक सिंपल सी भाषा हो गई। बट इसका अपना कोई काम भी तो होगा, तो उसे आप ऐसे समझिए कि सपोज दैट कि ये हमारे कंप्यूटर का सीपीयू है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इसके पास जो भी डेटा आता है ना, उसे इनपुट के नाम से बोलते हैं, ठीक। और ये क्या जनरेट करके देता है? आउटपुट जनरेट करके देता है। इनपुट को है ना हिंदी में लिखना चाहें तो आगत कहते हैं, और आउटपुट को हिंदी में निर्गत के नाम से बोला जाता है। बट इस बीच में सीपीयू को एक काम और भी करना होता है, जिसे प्रोसेसिंग कहा जाता है, ठीक है, जिसको हिंदी में प्रसंस्करण क्रिया कह दीजिए, या कई बार निष्पादन क्रिया भी कह दिया जाता है, ठीक है। ये उसी तरीके से समझ लो जैसे अगर हमारे पास कोई कपड़ा है, कोई शर्ट का कपड़ा है, और वो ये है, और हमें बाद में शर्ट मिल रही है, सिल के मिल रही है किसी टेलर के द्वारा, तो बीच में उसने स्टिचिंग की होगी या नहीं? कोई सीधी सी बात है, अगर मैं ना कोई कपड़ा खरीद के लेके आया हूं और मुझे उसकी शर्ट सिलवानी है, बनवानी है, तो उसे टेलर के द्वारा सिलना पड़ेगा, है ना। तो अगर ये कपड़ा है और मुझे यहाँ पर शर्ट मिल रही है, तो बीच में उसने सिलने का काम किया होगा। इसी तरीके से आप मान लीजिए कि इनपुट एक मतलब अनमीनिंगफुल डेटा होता है जिसका कोई अर्थ नहीं है, तो सीपीयू उसकी प्रोसेसिंग करके उसे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में बना देता है, जिसे आउटपुट कहते हैं, ठीक है। तो यहां बेसिकली बात यह आती है कि सीपीयू के अंदर
इस इनपुट को सबसे पहले रिसीव करने का काम कौन करता है? सबसे पहले रिसीव करने का काम कौन कर रहा है? तो आंसर है कंट्रोल यूनिट। समझ में आया? तो कंट्रोल यूनिट के ना बेसिकली 3 फंक्शन होते हैं, वह यहाँ पर लिख रहा हूं, आप मेरे साथ साथ नोट कर लीजिए अगर नोट कर रहे हैं तो। और अगर नोट नहीं कर रहा तो आपको पता ही है कि मेरा जो टेलीग्राम चैनल है जिसकी जानकारी मैं क्लास के शुरुआत में आपको दे ही रहा था, यानी कि कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर के नाम से, तो वहां पर कंप्यूटर आर्किटेक्चर की कंप्लीट क्लास पीडीएफ एज इट इज लिखा हुआ आपको मिल जाएगा पीडीएफ फाइल में, जिसको डाउनलोड करके आप जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर है ना, आप नीचे लिखना अगर आप मेरे साथ साथ लिख रहे हो तो, मैं ऊपर लिख रहा हूं क्योंकि जगह नहीं है। नोट कर लीजिए, फंक्शंस ऑफ सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट। ठीक है, हिंदी में लिख लो इसको, कंट्रोल यूनिट के कार्य। कंट्रोल यूनिट के कार्य। देखो एक बात और ध्यान रखना कि सीपीयू के अंदर है ना, जब डाटा एंटर करता है तो उस डाटा को ना इंस्ट्रक्शन के नाम से बोला जाता है। मैं यहाँ नोट भी कर दे रहा हूँ साइड में कि सीपीयू के अंदर कोई भी डाटा अंदर एंटर करेगा तो उसे सीपीयू की भाषा में इंस्ट्रक्शन के नाम से भी बोल दिया जाता है। और इंस्ट्रक्शन को हिंदी में अनुदेश कहते हैं। क्या बोलते हैं? अनुदेश। ठीक, तो देखो भाई, अगर हम फंक्शन ऑफ सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट के कार्य की बात करें तो इसमें सबसे पहला कार्य होता है कंट्रोल यूनिट का कि सीपीयू के पास आने वाली इंस्ट्रक्शन को रिसीव करे। ठीक है, तो रिसीव करने को यहां पर रीड शब्द के नाम से बोल दिया जाता है। ठीक है जी, तो सबसे पहला काम हो गया रीड इंस्ट्रक्शन। इसका कोई भी हिंदी नाम नहीं होता, ऐसे लिखा हुआ आएगा अगर क्वेश्चन पेपर में आएगा तो। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि कंट्रोल यूनिट का इनमें से क्या कार्य होता है तो सबसे पहला काम होगा रीड इंस्ट्रक्शंस। इसके बाद दूसरा कार्य होता है कंट्रोल यूनिट का जिसे इंटरप्रेट इंस्ट्रक्शन के नाम से बोला जाता है। ऐसा नोट कर लीजिए, इंटरप्रेट इंस्ट्रक्शन। क्या मीनिंग है इस बात का? इस बात का मीनिंग यह है कि देखो, जो इंस्ट्रक्शन या डेटा सीपीयू के पास अभी अभी आ रहा है उसे है ना बेसिकली सीपीयू के मुताबिक बनाना पड़ता है। क्योंकि देखो सीपीयू के पास जो भी डेटा आएगा वो सीपीयू के अगर अकॉर्डिंग नहीं होगा तो सीपीयू समझ नहीं पाएगा कि वो है क्या चीज। और अगर सीपीयू को ही समझ में नहीं आया तो फाइनली आउटपुट बन के तैयार नहीं होगा। तो इंटरप्रिटेशन या इंटरप्रेट कहने का मतलब ही होता है कि कोई चीज आपके मुताबिक बना देना। जैसे सामने मेरे को इंग्लिश नहीं आती, मान लीजिए मेरे को इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है ना, तो अगर मेरे को इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है तो मेरे सामने अगर कोई इंग्लिश में कोई चीज लिख देगा या बोल देगा तो वो मेरे को समझ में नहीं आएगी ना। तो उसको क्या करना पड़ेगा? इंटरप्रेट करना पड़ेगा, इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा, तब जाके है ना वो मेरे को समझ में आएगा कि वो चीज है क्या, है ना। तो फाइनली इंटरप्रिटेशन का मतलब ही होता है कि आपके मुताबिक बना देना। बट ऐसा हिंदी में लिखा हुआ नहीं आएगा। जब भी अगर एग्जाम में पूछेंगे तो इंटरप्रेट इंस्ट्रक्शन, इंटरप्रिटेशन, यही शब्द लिखा हुआ आएगा। ठीक है, बस दिमाग में है ना ये बात याद रख सकते हैं कि इंटरप्रिटेशन का मतलब सीपीयू के मुताबिक बनाना। ठीक है, और एक तीसरा काम और होता है सीयू का यानी कि कंट्रोल यूनिट का, जिसे बोलते हैं दैट इज एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस, ये और नोट कर लीजिए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि इसके ऊपर एग्जाम में कैसा पूछा जाएगा। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही पूछते हैं, जैसे 4 ऑप्शन दे देंगे, यानी ये 3 नाम तो ये हो गए, एक ऑप्शन यहाँ पर और लिखा हुआ मिल जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इनमें से सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट का कौन सा कार्य नहीं होता है। तो 3 ऑप्शन ये होंगे, चौथा जो भी लिखा होगा वही हमारा आंसर होगा। क्यों? क्योंकि वो नहीं होता है, क्योंकि कंट्रोल यूनिट के केवल 3 ही तो कार्य होते हैं, रीड इंस्ट्रक्शन, इंटरप्रेट इंस्ट्रक्शन और एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन का मतलब आप ऐसे समझ लो जैसे किसी कार्य को आगे बढ़ा देना। ठीक है, इस बात को आप ऐसे समझ लो कि किसी कार्य को अगर आगे बढ़ा दिया जा रहा है तो उसको एग्जीक्यूट के नाम से बोल दिया जाता है। ठीक है भाई, नोट कर लीजिए। एक बच्चे ने लिखा है सर क्रिएशन भी बोल सकते हैं क्या? नहीं, क्रिएशन कुछ नहीं, केवल ये जो नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं यही नाम लिखे हुए आएंगे जब भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए इसको, कोई डाउट है तो पूछिए।
संदीप यादव ने लिखा है सर रैम रोम का क्या मतलब होता है फोन में। अरे फिर से वही बात, हर क्लास को डाउट क्लास क्यों बनाने की कोशिश करते हो? हर क्लास को डाउट क्लास क्यों बनाने की कोशिश करते हो? मान लो क्लास में मास्टर पढ़ा रहा है सिंपल इंटरेस्ट, और आप उस समय ये क्यों कहना शुरू कर दो सर रेशो पढ़ा दो, पहले रेशो क्या होता है ये बताओ। वैसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी चल जाएगा रे बाबू। हर क्लास को डाउट क्लास काहे बनाने की कोशिश करते हो रे बाबू? देखो हर क्लास को ना ऐसे मत सोचा करो कि डाउट क्लास चल रही है। हर चीज का सीक्वेंस होता है ना, आप भी खाना खाते होगे तो खाने का एक सीक्वेंस होता होगा। ऐसा थोड़ी कि खाने के साथ अगर पानी रखा हुआ है तो पानी पी लिया पूरा का पूरा, और क्या 4-6 गिलास पानी पिला दो, खाना छोड़ दिया पानी पानी पी लिया, ऐसा थोड़ी होता है। आप खाना खाइए, उसके बाद बीच में थोड़ा बहुत पानी की आवश्यकता पड़े तो पी लीजिए, नहीं तो लास्ट में पियेंगे। तो हर एक चीज का अपना एक सीक्वेंस होता है, ये नोट कर लिया सभी ने? ठीक है, चलो। तो फाइनली है ना, फंक्शंस ऑफ सीयू की अगर हम बात करें यानी कि कंट्रोल यूनिट के कार्य की बात करें, तो ये 3 नाम याद रखना है, इसका कोई भी हिंदी नहीं होता, ये एज इट इज इंग्लिश में ही पूछा जाता है। एक बच्चे ने लिखा है कि सर एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन को दोबारा बता दीजिए। हाँ मैं दोबारा बता देता हूँ। एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है, जैसे देखो सीधी सी बात है कि सबसे पहले सीपीयू के पास यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास कोई डाटा आया, ठीक है, तो उस डाटा को यहाँ पर रीड करने का काम यानी रिसीव करने का काम क्या, तो वो कंट्रोल यूनिट का था। फिर इंटरप्रेट इंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि सीपीयू के मुताबिक बना देना, उस डाटा को सीपीयू के अकॉर्डिंग बनाना ताकि सीपीयू से समझ पाए। और फिर फाइनली उसे आगे बढ़ा देना सीपीयू के लिए ताकि सीपीयू उसकी प्रोसेसिंग करके आउटपुट जनरेट करके दे दे। और जब आउटपुट जनरेट होके आ जाएगा तो हमें मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाई दे जाता है। ठीक है, अब आगे देखो। इसके बाद है ना एमयू की अगर हम बात करेंगे यानी कि मेमोरी यूनिट की, तो ये क्या चीज है इसे भी ध्यान से देखना और इंपॉर्टेंट है ये। देखो एमयू जिसको है ना फुल फॉर्म में मेमोरी यूनिट कहा जाता है, इस मेमोरी यूनिट का एक सिंपल सा आंसर है, दैट इज सेट ऑफ रजिस्टर्स। ये नोट कर लो, सेट ऑफ रजिस्टर्स। हिंदी में इसे कहा जाएगा रजिस्टरों का समूह, रजिस्टरों का समूह। अब आप बोलेंगे सर हमने तो केवल एक ही रजिस्टर के बारे में जानकारी ली थी, या हमें केवल एक ही रजिस्टर के बारे में जानकारी है, और वो है नोटबुक वाला रजिस्टर, यानी कि जिस पर हम अपने नोट्स वगैरह बनाते हैं, है ना। तो देखिए अच्छी बात है आपको उस रजिस्टर के बारे में जानकारी है, बट यहाँ पर उस रजिस्टर की बात नहीं चल रही है। यहाँ पर रजिस्टर का मीनिंग क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो अगर आपसे यह भी पूछ लिया जाए कि कंप्यूटर के केस में रजिस्टर क्या चीज होती है, तो इसका सिंपल सा आंसर है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, ये नाम ध्यान रखिएगा। हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिख लो, फ्लिप फ्लॉप का समूह। समूह लिख लो या समूह लिख लो, ठीक है। तो फ्लिप फ्लॉप का समूह आप यहां पर लिख सकते हैं, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। फिर आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा कि सर ये फ्लिप फ्लॉप नाम की चीज क्या होती है, फ्लिप फ्लॉप क्या चीज होती है, तो इसके आगे है ना आप नोट कर लीजिए, दैट इज सिंगल बिट डेटा स्टोरेज यूनिट, डेटा स्टोरेज यूनिट। हिंदी में इसे कहा जाएगा एकल बिट डाटा भंडारण इकाई, एकल बिट डाटा भंडारण इकाई, ये इसका नाम है या इसका मीनिंग है। अब बात यह है कि सर ये फ्लिप फ्लॉप का मतलब क्या है और फ्लिप फ्लॉप बना कैसे, और ये सिंगल बिट डाटा स्टोरेज की अगर ये बात कर रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है। तो ये बात ध्यान रखना कि यहां पर अगर सिंगल बिट की बात चल रही है तो सिंगल बिट कंप्यूटर में बेसिकली कहा जाता है, सिंगल बिट बेसिकली या तो जीरो को या फिर वन को कहा जाता है। यानी कि अगर आप एक सिंगल जीरो लिख दो या फिर एक सिंगल वन लिख दो, इसको है ना सिंगल बिट के नाम से ही बोल दिया जाता है। ये बात समझ में आ गई या नहीं?
एक बच्चे ने लिखा है, सर कंप्यूटर आसानी से याद नहीं होता है। बेटा देखो, याद तो करना पड़ेगा। माफ कीजिएगा, मैं छोटा सा एक इंटरप्शन ले रहा हूँ क्लास में। एक बच्चे ने लिखा है, इसका आंसर मैं दे दूं, फिर मैं आगे इसको पढ़ाना शुरू करूंगा। देखो बेटा, ये याद तो करना ही पड़ेगा, और ये आप लोगों के लिए हो सकता है एक नया सब्जेक्ट हो, है ना। आपने अपनी 10वीं तक, 12वीं तक, या अपने ग्रेजुएशन तक भी ना पढ़ा हो, तो इसमें थोड़ा सा समझने में आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि इतिहास बचपन से पढ़ रहे हो, साइंस बचपन से पढ़ रहे हो, इंग्लिश बचपन से पढ़ रहे हो, मैथ बचपन से पढ़ रहे हो, हिंदी बचपन से पढ़ रहे हो। आज भी इंडिया के टॉप मोस्ट टीचर से पढ़ते होगे, फिर भी फुल में से फुल मार्क्स आते हैं? नहीं आते। मैथ है ना, राकेश यादव सर से पढ़ लो, चाहे गगन प्रताप सर से पढ़ लो, आपके है ना फुल में से फुल मार्क्स तो मैथ में आज तक नहीं आ रहे होंगे, जबकि बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो एक नया सब्जेक्ट को समझने में टाइम तो लगेगा, थोड़ा सा समय और थोड़ी ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है। और शायद इस वजह से भी है ना, अब आप नोटिस कर रहे होंगे कि हर एक एग्जाम में कंप्यूटर कंपलसरी करते चले जा रहे हैं। जैसे आपके पेपर में 10 नंबर का फिक्स कर दिया है, पहले नहीं आता था, अब कर दिया है। एसएससी जैसे एग्जाम की बात करें, सीजीएल सीएचएसएल की बात करें, तो उसमें भी कंपलसरी कर दिया। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस कितना भी बढ़िया करिया हो, बट अगर कंप्यूटर क्वालिफाई नहीं किया तो जीरो, आपका पेपर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो बात यह है कि एक नया सब्जेक्ट इसलिए भी जोड़ा जा रहा है ना, क्योंकि अब बहुत सारी भीड़ है, अब उस भीड़ को कम तो करना ही पड़ेगा ना। जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है, बचपन से बच्चे पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो तो सभी कर ले जा रहे हैं। तो इनको भीड़ को ना पीछे हटाओ। कैसे हटाएंगे इसको पीछे, भीड़ को? एक नया सब्जेक्ट दो, और उस नए सब्जेक्ट में जिसने कोशिश की, जिसने पढ़ाई की, वही बच्चे आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा सब पीछे हो जाएंगे। तो इस वजह से भी नए सब्जेक्ट को ऐड किया जा रहा है। दूसरी बात, टेक्नोलॉजी है ना, आगे बढ़ी रही है। हर चीज है ना, आपको कोई भी डिपार्टमेंट में आप सेलेक्ट हो जाओ, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपको काम कंप्यूटर पे ही करना है। कंप्यूटर के अलावा डिपार्टमेंट में कोई काम रह ही नहीं गया। कोई फील्ड का वर्क अगर हो तो एक अलग बात है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं आदमी को कंप्यूटर पे थोड़ा बहुत काम करना ही पड़ता है। तो कंप्यूटर इसलिए भी जोड़ दिया जा रहा है क्योंकि देखो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, काम कंप्यूटर पे ही करना है। तो ये जो जितनी भीड़ इकट्ठी होती है ना, उस भीड़ को पीछे करो, निकालो यहाँ से भीड़ को। तो उस वजह से भी है ना, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस के साथ साथ कंप्यूटर को करते जा रहे हैं हर एक एग्जाम में। आप स्टेट के कोई भी एग्जाम देख लो, स्टेट गवर्नमेंट के सब में एग्जाम कंप्यूटर करते जा रहे हैं आप। यूपी की अगर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश की, तो यूपी ट्रिपल एससी में 15 नंबर का कंप्यूटर कंपलसरी है ना। और यूपी एएसआई में कंप्यूटर कर के मतलब पोर्शन होता ही है। अभी आने वाले समय में यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का भी पेपर है। दिल्ली पुलिस में आपके आ ही रहा है, सीजीएल सीएचएसएल में पूछ ही रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम में कंप्यूटर कर। तो सीधा सा मतलब यही है यहाँ पर कि आप है ना एक नया सब्जेक्ट समझिए, सीखिए और आंसर दीजिए। 10 में से 10 नंबर लाइए अपने, ठीक है। थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि देखो, जो लोग है ना इसमें मेहनत नहीं कर रहे हैं, जो लोग है ना समझने की कोशिश नहीं करते हैं इन चीज़ों को, वो थोड़ा सा घाटा उठा जाएंगे, उनको नुकसान होगा। क्योंकि आपके एग्जाम को देने के लिए वो बच्चे भी बैठेंगे जिनका कहीं ना कहीं, कभी ना कभी कंप्यूटर का बैकग्राउंड रहा हो, है ना। और जिनका कंप्यूटर का बैकग्राउंड रहा होता है ना, वो चीज़ों को जल्दी समझ जाते हैं, और फिर उनके ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे। आप चीज़ों को नहीं समझेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, जैसे कि विशाखा जी ने लिखा है, सर बीएसएफ है ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, एससीएम में 20 नंबर का कंप्यूटर आएगा। तो हर एक एग्जाम में कर रहे हैं अब, क्योंकि काम कंप्यूटर पे ही करना है। तो कंप्यूटर की नॉलेज लेके आओ भाई, थोड़ी बहुत तो पढ़ के आओ इस सब्जेक्ट को। और फिर भीड़ को थोड़ा कम करना होता है, यानी कि आप जो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस वाले हैं उनको हटाओ यहाँ से पीछे। वही लोग आगे बढ़ेंगे जो एक नए सब्जेक्ट को थोड़ा पढ़ेंगे, ढंग से अच्छे से पढ़ के आएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मेहनत करिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, समझ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, और बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा सिंपल भाषा हो भी नहीं सकती इसकी, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि मेमोरी यूनिट यानी एमयू, जो सीपीयू का तीसरा वाला भाग होता है, उसे सेट ऑफ रजिस्टर के नाम से बोलते हैं। अब रजिस्टर क्या है, तो याद रखना है हमको, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। और फ्लिप फ्लॉप क्या है, सिंगल बिट डाटा स्टोरेज यूनिट, ठीक है। यहां तक आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे समझिए। मुझे ये बताइए, जब हम अंग्रेजी पढ़ रहे होते हैं, तो अंग्रेजी में अगर हमसे पैराग्राफ लिखने के लिए कहा जाए तो हम पैराग्राफ लिख सकते हैं? हाँ जी, पैराग्राफ लिख देंगे, हमको इंग्लिश आती है। तो एक पैराग्राफ लिखने में कौन सी बड़ी बात है।
तो ये बताइए कि पैराग्राफ लिखने से पहले या पैराग्राफ को बनाने से पहले सेंटेंस ही तो बनाना पड़ता है। आप सेंटेंस यानी कि वाक्य लिखते जाएंगे तो वाक्य लिख लिख के ही तो कोई पैराग्राफ बनेगा। बिल्कुल सही बात है। और जब वाक्य लिख रहे होते हैं तो आपको वर्ड्स यानी कि शब्दों का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको शब्दों के बारे में जानकारी नहीं है तो आप है ना कोई सेंटेंस नहीं लिख पाएंगे। खैर केवल शब्दों की नॉलेज से काम नहीं चलेगा, आपको ग्रामर भी आनी चाहिए, आपको इंग्लिश व्याकरण भी आनी चाहिए, जिससे आप एक सेंटेंस लिख पाएंगे, है ना। और अगर इससे भी पीछे अगर चले जाएं तो पता चलेगा कि आपको अल्फाबेट्स का भी ज्ञान होना चाहिए अगर आप अंग्रेजी लिखने जा रहे हैं। यानी अगर मेरे को एक पैराग्राफ लिखना है तो सबसे पहले जानकारी किस चीज की लेनी पड़ेगी, मुझे इंग्लिश अल्फाबेट्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी जाके मैं किसी पैराग्राफ तक कुछ बातें लिख पाऊंगा, है ना। यानी कि मुझे यहाँ पर ABCD का ज्ञान होना चाहिए। अगर मुझे ABCD ही नहीं पता होंगी तो ना तो मैं वर्ड लिख सकता और ना ही मैं सेंटेंस लिख पाऊंगा और ना ही मैं कोई पैराग्राफ लिख पाऊंगा। तो उसी तरीके से आप समझ लीजिए कि अगर आपको MU की जानकारी चाहिए यानी कि मेमोरी यूनिट की, तो आपको रजिस्टर की जानकारी होना जरूरी है। अगर आपको रजिस्टर की जानकारी लेनी है तो आपको फ्लिप फ्लॉप की जानकारी होना जरूरी है। और अगर आपको फ्लिप फ्लॉप की जानकारी लेनी है तो एक शब्द यहां पर इस्तेमाल करते हैं, दैट इज लॉजिक गेट। इसकी जानकारी होना जरूरी है। आपको याद होगा जब मैंने IC चिप के बारे में आपको लास्ट क्लास में लिखवाया था, समझाया था, तो मैंने बताया भी था कि अलग अलग तरीके की जो IC चिप बनाई गई थी, अलग अलग समय पर जो IC चिप बनी, उनके अंदर लॉजिक गेट और ट्रांजिस्टर नाम के दो कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी बेसिकली परिपथ ही होते हैं, सर्किट्स ही होते हैं जिनके अंदर होके करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो किसी भी IC चिप की अगर हम बात करें यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप की बात करें तो उसके अंदर लॉजिक गेट और ट्रांजिस्टर ये दो नाम जरूर आएंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने SSI, MSI, LSI, VLSI, ULSI तरीके की जो IC चिप के नाम आपको लिखवाए थे, उनमें हर एक कैटेगरी में संख्या बढ़ती जाती है लॉजिक गेट और ट्रांजिस्टर्स की, ठीक है। ये बात हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब मुझे ये बताइए कि अगर हम CPU की बात कर रहे हैं यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात कर रहे हैं, तो ये भी तो एक IC चिप ही है ना। हाँ बिल्कुल IC चिप ही तो है ये। आज CPU हमारा एक इंटीग्रेटेड सर्किट चिप ही तो होता है, कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगा हुआ इतना बड़ा सा। तो बेसिकली अगर CPU भी हमारा एक IC चिप है तो इसकी शुरुआत भी कहाँ से हो रही होगी, लॉजिक गेट के कॉन्सेप्ट से। तो अगर आपको है ना ये लॉजिक गेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप फ्लिप फ्लॉप समझ जाएंगे, और फ्लिप फ्लॉप समझ में आ गया तो रजिस्टर समझ जाएंगे, और रजिस्टर समझ में आ गया तो CPU का तीसरा भाग भी समझ में आ ही जाएगा। ये ध्यान रखना कि इससे संबंधित लास्ट ईयर 2023 में कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो बेसिकली जैसे मैंने अभी आपको इंग्लिश का एग्जांपल दिया उसी तरीके से यहां पर MU को भी आप समझ सकते हैं। क्लियर है भाई। अल्फाबेटिकल मतलब अल्फाबेट्स अगर आपको पता होंगे तो वर्ड्स लिख सकते हो, वर्ड्स लिख ना पता होगा तो सेंटेंस लिख सकते हो, सेंटेंस पता होगा तो एक पैराग्राफ भी लिख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। देखो सबसे पहले ना थोड़ी बहुत जानकारी हमको लॉजिक गेट्स के बारे में होनी चाहिए, ठीक। अब इन लॉजिक गेट को दूसरे शब्दों में लॉजिक सर्किट्स के नाम से भी बोल दिया जाता है, जिसको हिंदी में लॉजिक परिपथ कहा जाता है। यानी कि ये वो परिपथ हैं जिनमें होके इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करेगा, ठीक है, किसी भी IC चिप के अंदर। तो देखो एक बात बताइए, जिस तरीके से अंग्रेजी भाषा की उत्पत्ति हुई होगी तो किसी ने तो डिसाइड किया ही होगा कि A के बाद B आएगा और C से पहले B आएगा, ABC। अब ये तो हम कोई तर्क नहीं कर सकते ना। अब जाके हम ये बात तो नहीं कह सकते ना, या पूछ सकते किसी से है ना कि भैया ABCD में है ना A के बाद B और B के बाद C क्यों लिखा। आप अंग्रेजी भाषा बनाने जा रहे हो तो C क्यों नहीं लिखा, B क्यों नहीं लिखा, A क्यों नहीं लिखा, या फिर आप A के बाद C क्यों नहीं लिखा आपने, B क्यों लिखा पहले। तो ये तो हम नहीं तर्क कर सकते, ये तो हम नहीं बोल सकते। ऐसे हिंदी भाषा में नहीं कह सकते अ के बाद आ ही क्यों बोल रहे हो। तो यानी कि भाषा तो हमने बनाई है ना, कोई भी भाषा हो, चाहे अपनी हिंदी भाषा हो, चाहे अंग्रेजी भाषा हो, चाहे फिर किसी कंप्यूटर की भाषा हो। तो ये चीजें कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेंगी, हमें बनानी पड़ेंगी,
है नहीं। तो उसी तरीके से कंप्यूटर की जब भाषाएं बनी, कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट बनाया गया, तो कुछ ना कुछ तो पहले से तय किया गया होगा। तो जब कोई आईसी चिप का कॉन्सेप्ट तैयार किया गया, तब ये तय किया गया कि लॉजिक गेट्स होने चाहिए, वो परिपथ होने चाहिए जिनमें होके करंट फ्लो करेगा। तो यहां पर है ना 3 नाम रखे गए उन परिपथ के। इनके नाम होते हैं एंड और नॉट। ये 3 बेसिकली या बेसिक लॉजिक गेट्स कहलाते हैं। अब पेपर में ना ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए कि लॉजिक गेट में बेसिक लॉजिक गेट्स कौन कौन से होते हैं या कितने होते हैं। तो आंसर है 3 लॉजिक गेट होते हैं। ऐसे समझ लो इस बात को, एंड और नॉट, एंड और नॉट, ये 3 होते हैं। जैसे इसी तरीके से समझ लो, जैसे कोई अंग्रेजी भाषा सीखने जा रहे हो तो उसमें आपको सबसे पहले ABC सिखाया जा रहा है। ABC आपको पता होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो उसी तरीके से अगर आप कोई भी आईसी चिप बनाने जा रहे हैं, चाहे वो सीपीयू ही क्यों ना हो, क्योंकि सीपीयू भी एक आईसी चिप है, तो उसमें एंड और नॉट, ये तीनों के तीनों सबसे बेसिक लॉजिक गेट होते हैं। ठीक है, बट इन्हीं तीनों लॉजिक गेट को मिला मिला के ना और भी लॉजिक गेट बना लिए गए, वो होते हैं संख्या में 4। ये होते हैं 3 और ये हो गए 4। अब इन 4 लॉजिक गेट को डिराइव्ड कहा जाता है। क्या बोलते हैं? डिराइव्ड लॉजिक गेट। लिखना चाहते हैं हिंदी में तो हिंदी में लिख लो, वरना कोई जरूरत नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब है कि इन तीनों को देखकर या इन तीनों से 4 और आगे बना लिए गए, तो जो आगे बना लिए जाएंगे उनको डिराइव्ड के नाम से बोल देते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, जैसे कि एक और लॉजिक गेट बना लिया गया जिसका नाम रखा गया नैंड। नैंड का मतलब होता है बेटा नॉट प्लस एंड। ठीक है, यानी कि ये जो नॉट वाला गेट है या परिपथ है, इसके साथ एंड को जोड़ दिया तो नैंड बन गया। इसी तरीके से एक और परिपथ बनाया गया नॉर के नाम से, नॉट प्लस और। इसके बाद एक और परिपथ बनाया गया या लॉजिक गेट बनाया गया जिसका नाम रखा गया एक्सॉर, और इसका फुल फॉर्म रखा गया एक्सक्लूसिव और। ठीक है, और इसके बाद है ना एक और लॉजिक गेट बनाया गया जिसका नाम रखा गया एक्स नॉर। इस एक्स नॉर की जो फुल फॉर्म है वो है एक्सक्लूसिव नॉर। अगर आपको ना दिखाई दे तो यहां लिख दे रहा हूं साइड में। इसे एक्सक्लूसिव नॉर के नाम से बोल दिया जाता है। ठीक है जी, तो ये इन सबकी फुल फॉर्म रखी गई है। ठीक, अब इन सातों के सातों लॉजिक गेट में सबसे पहले तो क्वेश्चन समझिए। रितेश जी ने लिखा है सर आप बहुत अच्छे से समझाते हैं, थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू सो मच। फिजिक्स में भी हमने पढ़ा है ये तो, हाँ बिल्कुल हमने ना निशा जी फिजिक्स में भी ये चीजें पढ़ी होंगी पहले से, है ना, बट उतना डीप में नहीं जाना जितना फिजिक्स में भौतिकी में पढ़ के आए। बस ऊपर ऊपर की कुछ बातें जाननी है जो रिवाइज करनी है हमें यहाँ पर। ठीक है, अब जितना जरूरी है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि बेसिक लॉजिक गेट कितने होते हैं, तो आंसर है 3, और डिराइव्ड लॉजिक गेट कितने होते हैं, तो आंसर है 4। बट टोटल मिला के लॉजिक गेट कितने होते हैं, तो फिर आंसर होगा 7, यानी कि 7 होते हैं। अब ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर और ऑप्शन पर कि वो क्या पूछना चाह रहा है, तो इस बात को हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखिए या नोट दिमाग में रखिएगा, ये जो नॉट गेट है ना, इसी नॉट गेट को यहां पर इन्वर्टर के नाम से बोल दिया जाता है। इन्वर्टर, हिंदी में कोई नाम नहीं है इसका, लिखना चाहते हैं तो लिख लो इन्वर्टर। ठीक है, ये इन्वर्टर वही चीज है क्या जैसे हमारे घर में इन्वर्टर लगा होता है जब बिजली चली जाती है और उस समय ना हमें इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई मिलती है इन्वर्टर से? तो एग्जैक्टली वो तो नहीं है, बट उसी जैसा ही है। समझा देता हूं मैं आप सभी लोगों को। इस बात को आप ऐसे समझ लो जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई आ रही है, यानी कि बिजली आ रही है हमारे घर में। ठीक है, तो उस बिजली को या उस करंट को ना एसी के नाम से बोलते हैं, यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है। और उस ऑल्टरनेटिंग करंट को फाइनली हमारे घर में लगे हुए एक इन्वर्टर के द्वारा बैटरी में स्टोर करा दिया जाता है। आपके घर में अगर इन्वर्टर बैटरी लगी हुई है तो आपने नोटिस किया होगा कि इन्वर्टर के द्वारा ही बैटरी में करंट स्टोर कराया जा रहा होता है। ठीक है, और जो करंट यहाँ पर स्टोर हो रहा होता है उसे डीसी कहते हैं, यानी कि डायरेक्ट करंट। पर जब है ना इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई कट हो जाती है, यानी कि बिजली जब चली जाती है, तो इस बैटरी में स्टोर डायरेक्ट करंट फिर से है ना एसी में बदला जाता है और घर में फ्लो करा दिया जाता है। ठीक है, तो हमारे घर में ना चाहे तो बिजली आ रही हो
चाहे बिजली चली गई हो, चाहे तो हमारे घर में बिजली आ रही हो चाहे चली गई हो, दोनों ही कंडीशन में जो फैन या ट्यूबलाइट वगैरह होते हैं ये सारे के सारे एसी यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट पर ही काम कर रहे होते हैं, एसी पर ही चल रहे होते हैं। ये बात ध्यान रखना। ऐसा कभी मत समझ लेना कि अगर बिजली चली गई है तो डीसी पर काम कर रहे हैं, यानी कि डायरेक्ट करंट पर नहीं। ये जितने भी हमारे घर में ट्यूबलाइट फैन वगैरह होते हैं सब एसी ऑल्टरनेटिंग करंट पे ही काम करते हैं। तो पहले भी एसी आ रही थी और इन्वर्टर के द्वारा उसे बैटरी में कन्वर्ट कर दिया गया डीसी में, और फिर डीसी को फिर से एसी में कन्वर्ट करके हमारे घर में फ्लो करा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पता चला, यहाँ पर ये पता चला कि अगर हम है ना इन्वर्टर जो हमारे घर में लगा हुआ है उसको एसी पावर सप्लाई देंगे तो उसे डीसी में चेंज कर देगा जब बिजली आ रही होगी, और जब बिजली चली जाएगी तो फिर उस डीसी को फिर से किस में कन्वर्ट कर देता है, एसी में कन्वर्ट कर देता है। यही ना, तो एसी को डीसी में और डीसी को एसी में कन्वर्ट करने की वजह से ही इसका नाम क्या रखा गया, इन्वर्टर। तो उसी तरीके से ना नॉट गेट या नॉट सर्किट जो बनाया गया है इसका काम भी कुछ इसी तरीके से होता है। जैसे ये समझ लो ये हमारा नॉट गेट है, तो इसमें अगर हम इनपुट में 0 देंगे तो ये आउटपुट में 1 निकाल के देगा, और अगर हम इसे इनपुट में 1 देंगे तो ये आउटपुट में 0 निकाल के देगा। तो 0 का 1 कर देता है और 1 का 0 कर देता है, इसी वजह से इसको भी इन्वर्टर के नाम से बोल दिया जाता है। बात समझ में आ गई या नहीं, इतनी सी बात है। तो आपको एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन याद रखना है अपने पेपर के लिए। अगर आपके पेपर में पूछा जाए कि कंप्यूटर के रिस्पेक्ट में, कंप्यूटर के केस में इन्वर्टर इनमें से किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा नॉट गेट को। बताओ बात समझ में आ गई या नहीं? ठीक है, इसके अलावा है ना नैंड नॉर, इन दोनों लॉजिक गेट के आगे ना एक बात और लिख लीजिए कि इन दोनों लॉजिक गेट को यूनिवर्सल लॉजिक गेट के नाम से बोल दिया जाता है। ये बहुत रिपीटिव क्वेश्चन भी है, बहुत बार एग्जामों में रिपीट हुआ है ये, जहां पर बेसिक कंप्यूटर क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो पूछ लेते हैं कि बताओ हमारे कंप्यूटर में यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स किन्हें कहा जाता है। तो ध्यान रखना कि ये दोनों नाम नैंड को और नॉर को, बस इन्हीं दोनों को यूनिवर्सल लॉजिक गेट के नाम से बोला जाता है। बट क्यों, ऐसा क्यों? एक बच्चे ने लिखा है सर डीसी का फुल फॉर्म, डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट, डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट। छोड़िए उस बात को, जो मुद्दे की बात है वो समझिए। थोड़ा बहुत तो बिजली के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये तो कॉमन सेंस है। चलो कोई बात नहीं। एक बच्चे ने लिखा है सर रिकॉर्डेड वीडियो है, नहीं रिकॉर्डेड नहीं है, अभी तो आपके सामने एक डेट डाली है मैंने 21 अक्टूबर 2024। बट है ना मैं सभी के कमेंट्स के आंसर नहीं दे पाऊंगा जो इस टॉपिक से हटके पूछ रहे हैं। डाउट क्लास नहीं, डाउट क्लास रह जाएगी ना फिर, ऐसा नहीं करना हमको। जो बच्चे वाकई में पढ़ाई कर रहे हैं, जो बच्चे समझ रहे हैं, जिन बच्चों को 10 में से 10 नंबर लेके आने हैं, उनका फ्लो टूट जाता है। ठीक है, वो फिर उनको सही नहीं लगता फिर ये कि है ना क्लास टॉपिक वाइज चलनी चाहिए, सिलसिलेवार तरीके से चलनी चाहिए, और टीचर्स है ना क्लास को डाउट क्लास बना देता है, कभी भी कुछ भी डिस्कस कर रहे हैं। तो वो फिलहाल मेरी आदत नहीं है। ठीक है, माफ कीजिएगा अगर कोई ये सोच रहा है कि ये डाउट क्लास है, तो डाउट क्लास नहीं है ये। अब यहाँ आ जाओ, देखो ये नैंड और नॉर, ये दोनों लॉजिक गेट को है ना यूनिवर्सल लॉजिक गेट के नाम से बोला जाता है। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो एज इट इज पूछा जाएगा और आप आंसर टिक कर देना। बट क्यों? इसका लॉजिक ये है, देखो सचिन तेंदुलकर का नाम सभी ने सुना है। सचिन तेंदुलकर को ऑलराउंडर कहते थे जब वो क्रिकेट खेल रहे थे, मतलब बैटिंग तो उनकी बढ़िया थी, जब उन्हें बॉलिंग दी गई तो वो भी बढ़िया की उन्होंने, और जब उनसे फील्डिंग करने को कहा गया तो फील्डिंग भी बहुत बढ़िया करते थे, है ना। तो हर तरीके का काम उनसे करवा लो। तो जिस तरीके से सचिन तेंदुलकर को ऑलराउंडर कहा जाता है, यानी कि कोई सा भी काम करवा लो, कोई सा भी आउटपुट उनसे निकलवा लो, आउटपुट निकलवाने का मतलब कोई भी काम करवा लीजिए, उसी तरीके से ये दोनों जो लॉजिक गेट या परिपथ होते हैं, सर्किट्स होते हैं, उनसे किसी का भी आउटपुट निकाल सकते हो। ठीक है, फिर से सुन लो, जैसे अगर मैं ये नैंड गेट का इस्तेमाल करूं तो ये अकेला वो आउटपुट भी निकाल सकता है जो एंड वाले से आ रहा होगा, इस वाले का आ रहा होगा, या नैंड अकेला वो आउटपुट निकाल सकता है जो इस और वाले से आता है। ठीक है, तो इसी तरीके से नैंड का इस्तेमाल किसी भी लॉजिक गेट के आउटपुट को निकालने के लिए कर सकते हैं। दूसरा, ऐसे नॉर गेट का इस्तेमाल भी किसी भी लॉजिक गेट का आउटपुट निकालने के लिए कर सकते हैं।
इसी वजह से इन दोनों लॉजिक गेट को यूनिवर्सल लॉजिक गेट कहा जाता है। बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना, केवल सिंपल सा इतना याद कर लो कि यूनिवर्सल लॉजिक गेट किसे कहते हैं, तो नैंड नॉर इन दोनों को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। बस इतना याद कर लो, ऐसे ही पूछते हैं हम। बताओ बात समझ में आ गई या नहीं? ठीक है, तो फाइनली है ना, हमें कंप्यूटर के आईसी चिप के केस में एबीसीडी का ज्ञान हो गया। अगर एबीसीडी पता चल गई है तो हम शब्दों को लिखना भी जान जाएंगे, है ना। तो ये फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं, ध्यान से सुन लो, जितनी बातें याद रखनी है। 3 लॉजिक गेट बेसिक कहलाते हैं, 4 लॉजिक गेट डिराइव्ड कहलाते हैं। सातों नाम ये हैं, टोटल मिला के 7 होते हैं, जिसमें से नॉट को इन्वर्टर और नैंड नॉर को यूनिवर्सल के नाम से बोला जाता है। अब आगे देखिए, देखो अगर इसको थोड़ा सा डीप में पढ़ा जाए, टेक्निकल वे से पढ़ा जाए, तो इसके अंदर है ना कई सारी चीजें होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए बता रहा हूं, लिखना नहीं है आपको, केवल देख लीजिए। जैसे ये जो एंड लॉजिक गेट होता है, इस एंड लॉजिक गेट का अपना एक डायग्राम यानी कि चित्र भी होता है, और वो ऐसे बनाया जाता है। ये ए और बी यहां पर इनपुट कहलाते हैं और सी यहां पर आउटपुट कहलाता है। इस बात को आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे बिजली के बोर्ड में आप कोई प्लग लगाते हो तो किसी भी प्लग में 2 पिन होती हैं, तो इसी तरीके से ये 2 पिन है यहाँ पर। तो ये दोनों पिन आपने बिजली के बोर्ड में लगा दी, और फाइनली जैसे स्विच ऑन किया तो जो जिस चीज के लिए भी आपने ये प्लग लगाया वो ऑन हो जाता है। जैसे मान लो कोई बल्ब है और उस बल्ब में एक तार जोड़ते हुए आपने प्लग लगा लिया और प्लग को बिजली के बोर्ड में लगा दिया और स्विच ऑन कर दिया, तो जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब जलने लगता है ना। तो ऐसे समझ लो कि ये 2 इनपुट हैं और यहाँ फाइनली हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो इस तरीके से एक डायग्राम बनाया जाता है। फिर इसके बाद है ना, इसका एक लॉजिकल एक्सप्रेशन भी होता है, जैसे C = A.B ऐसा लिखते हैं। और फिर इसके बाद आगे एक ट्रुथ टेबल यानी कि सत्यता सारणी भी बनाई जाती है, सत्यता सारणी, ठीक है जी। और वो आपको ऐसे मिलेगी कि A और B अगर इनपुट है तो C हमें आउटपुट क्या मिलेगा, यानी कि हम यहाँ पर इनपुट कॉम्बिनेशन देंगे और हमें आउटपुट क्या मिलेगा। इस तरीके से यहाँ पर आगे भी बहुत ज्यादा डीप में पढ़ा जाता है, ठीक है। बट हमें ना तो ये सत्यता सारणी के बारे में जानकारी लेनी, ना हमें लॉजिकल एक्सप्रेशन याद रखना, और ना ही ये डायग्राम याद रखना, ठीक है। तो अगर कोई ये बोले कि सर लॉजिक गेट तो आपने है ना बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया नहीं, जबकि हमने तो अपने 12th में या 10th में या ग्रेजुएशन में इनको और डीप में पढ़ा था, तो उतना जरूरी नहीं है, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल जो सिंपल सा नाम मैंने आपको बताया अभी कि 3 लॉजिक गेट बेसिक, 7 और 4 लॉजिक गेट डिराइव्ड, और टोटल मिला के 7 होते हैं, और 2-3 छोटे मोटे क्वेश्चन, बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है। ये सब याद करने की जरूरत नहीं थी जो मैंने अभी आपको बोर्ड पर लिखकर समझाई। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब अगला हेडिंग डालिए, दैट इज फ्लिप फ्लॉप। ये क्या चीज होती है? फ्लिप फ्लॉप। तो मैंने अभी आपको एक पॉइंट लिखवाया था फ्लिप फ्लॉप के केस में, सिंगल बिट डाटा स्टोरेज यूनिट, यानी कि कंप्यूटर में एकल बिट भंडारण इकाई को फ्लिप फ्लॉप के नाम से बोला जाता है। सिंपल से ऐसे याद कर लो कि या तो कोई भी ऐसी चीज जो या तो सिंगल 0 को स्टोर कर रही हो अपने अंदर, या फिर सिंगल 1 को स्टोर कर रही हो, तो उसे हम फ्लिप फ्लॉप के नाम से बोलेंगे। अब ये होता क्या है, इसे मैं एक डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूं। फिर से ये डायग्राम आपको नहीं बनाना, बस नॉलेज के लिए देख लो। जैसे है ना, अभी मैंने एक एंड गेट का डायग्राम ऐसे बना के दिखाया था, ऐसे एक और एंड गेट बना लेता हूं। यहां पर है ना, ये एक और गेट बना रहा हूं मैं, जिसको और गेट कहते हैं, ठीक है। ये हमने ऐसे समझ लो बिजली के तार जोड़ दिए, यहां से एक कनेक्शन लेके यहां जोड़ दो, यहां से एक कनेक्शन लेके यहां जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, फिर ये A और B इनपुट हो जाएंगे और C हमारा आउटपुट हो जाएगा। तो यानी कि छोटे छोटे सर्किट्स या परिपथ का इस्तेमाल करके हमने बड़ा सा बना लिया ना। तो ये जो बड़ा सा सर्किट या परिपथ आपको दिखाई दे रहा है जिसमें होके करंट फ्लो करता है, तो फाइनली लास्ट में C की वैल्यू या तो 0 देगा ये, या फिर 1 देगा। लास्ट में जो वैल्यू आएगी C की, या तो 0 आएगी या 1 निकल के आएगी। तो इस वजह से इस सर्किट को ये कहा जा रहा है कि ये सिंगल का डाटा स्टोर कर रहा है अपने अंदर। स्टोर का मतलब अपने अंदर रखना नहीं होता है, इसका मतलब ये है कि वो आउटपुट में या तो 0 निकाल के देगा या फिर वो 1 निकाल के देगा। तो इस पूरे से सर्किट को क्या कहा जाता है, इस पूरे बड़े से सर्किट या परिपथ को फ्लिप फ्लॉप के नाम से बोला जाता है। आप समझ में आया? तो कंप्यूटर के अंदर किसी भी आईसी चिप के अंदर ऐसे सर्किट, ऐसे परिपथ बने होते हैं जिनके अंदर होके करंट फ्लो करता है, और अगर ये कॉन्सेप्ट होगा तो इसे फ्लिप फ्लॉप के नाम से
बोल देंगे। बताओ जी, बात समझ में आ गई या नहीं? तो आपको केवल अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना याद रखना है कि कंप्यूटर में एक सिंगल बिट को स्टोर करने के लिए क्या बनाया जाता है। तो आंसर है फ्लिप फ्लॉप बनाया जाता है। हाँ, एक बच्चे ने लिखा है सर फ्लिप फ्लॉप हैज मैनी टाइप्स। फ्लिप फ्लॉप के टाइप भी होते हैं, लिखना चाहो लिख लो, नहीं तो ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं थी। एक एस आर फ्लिप फ्लॉप के नाम से भी होता है, एक जे के फ्लिप फ्लॉप के नाम से भी होता है फ्लिप फ्लॉप, एक टी फ्लिप फ्लॉप भी होता है, एक डी फ्लिप फ्लॉप भी होता है। तो ऐसे करके कई सारे फ्लिप फ्लॉप के टाइप होते हैं, जिसमें इसको सेट रीसेट कहते हैं, इसको जैक किल भी कहते हैं, इसको टॉगल कहते हैं, इसको डिले कहते हैं। बट इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही याद रखोगे हमारे कंप्यूटर में एक सिंगल बिट को कौन स्टोर करता है, फ्लिप फ्लॉप। अब आगे देखो, इसके बाद मैंने तीसरा पॉइंट आपको बताया था रजिस्टर। रजिस्टर क्या चीज होती है इसको समझिए। देखो सुनो, जैसे अभी मैंने एक डायग्राम बनाया था आपके सामने बड़ा सा, वो बड़ा सा डायग्राम कहलाता है फ्लिप फ्लॉप। उस डायग्राम को मैं छोटा सा डब्बा बना देता हूं, ऐसे बना दिया। आप बोलेंगे सर क्यों? क्योंकि है ना, बोर्ड पर इतनी जगह नहीं है और मुझे बहुत सारे ऐसे डब्बे बनाने हैं, इसलिए मैं एक छोटा रूपांतरण बना रहा हूं इसका, ठीक है। तो जो बड़ा सा डायग्राम था फ्लिप फ्लॉप का, उसको आप ये समझ लो, ये है फ्लिप फ्लॉप, ठीक है भाई। ऐसे ही मान लो यहां पर एक और फ्लिप फ्लॉप लगा दिया, ऐसे ही यहां पर एक और फ्लिप फ्लॉप लगा दिया, और ऐसे करते 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 कई सारे फ्लिप फ्लॉप यहां पर लगा दिए और सबको आपस में जोड़ दिया, सबका कनेक्शन जोड़ दिया इस तरीके से। तो यहां से ए और बी अब फाइनली इनपुट जाएंगे और इन सबके जो आउटपुट निकलेंगे उनको भी जोड़ दिया। ये वैसे ही जोड़ा जा रहा है जैसे बिजली के तार जोड़ देते हैं आप, बिजली के तारों को जोड़कर है ना एक कनेक्शन बना देता है। तो इसी तरीके से आपने ये नोटिस किया कि यहाँ पर कई सारे फ्लिप फ्लॉप थे और उनको भी जोड़कर एक बड़ा सा सर्किट बना लिया है। तो जो बड़ा सा सर्किट बना है, इस सर्किट को क्या कहा जाएगा? तो इसी को बेटा रजिस्टर के नाम से बोल दिया जाता है। समझ में आ गई बात? तो मैंने आपको लिखवाया था कि रजिस्टर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप, यानी कि कई सारे फ्लिप फ्लॉपों को अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है? एक रजिस्टर बन जाता है। तो ऐसे टोटल मिला के हमारे सीपीयू के तीसरे भाग में, यानी कि मेमोरी यूनिट के अंदर 7 रजिस्टर का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे 7 लॉजिक गेट्स है, ऐसे यहां पर टोटल 7 रजिस्टर्स का कॉन्सेप्ट होता है, ये ध्यान रखना। अब इन 7 रजिस्टर के नाम और उनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल हमें पता होना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में इनके बारे में पूछा जा रहा है। पिछले कई सालों से तो रजिस्टर्स के बारे में पूछ ही रहे हैं, जैसे कि एसएससी ने भी लास्ट टाइम भी पेपर में पूछा, और जब आपका पहले पेपर हुआ था दिल्ली पुलिस का, आप प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन उठा के देखना, वहां पर भी रजिस्टर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। समझ में आ रहा है? एक बच्चे ने लिखा है सर रजिस्टर और रेजिस्टेंस अलग अलग है क्या? हाँ, वो जो रेजिस्टेंस होता है, जैसे हिंदी में अधिष्ठापन कहा जाता है, वो अलग चीज है बिजली के केस में, और ये रजिस्टर एक सर्किट का नाम है यहां पर, ठीक है। एक बच्चे ने लिखा है सर ग्रीन सर्किट बोर्ड पर जो लाइनें होती है, नहीं नहीं वो बसेस होती हैं, वो अलग है। ये तो बने होते हैं आईसी चिप के अंदर। अगर हम किसी आईसी चिप की बात करें तो उसके अंदर बने होते हैं। मैं आपको है ना एक एक वीडियो बताता हूं, अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में जानना है। मेरा इंस्टाग्राम भी है, आजकल सभी टीचर्स का होता है, मेरा भी है। तो मेरा जो इंस्टाग्राम चैनल है उसका नाम भी यही रख रखा मैंने, कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर। वहां पर मैंने एक वीडियो शेयर की थी, आप चाहें तो यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, कौन बहुत बड़ी बात नहीं है। बट मैंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर की है, उसमें एग्जैक्टली दिखाया गया है कि किसी सीपीयू के अंदर होता क्या है। यानी ऊपर से तो सीपीयू नाम की चिप दिख रही होगी और उसको अंदर माइक्रोस्कोप से दिखाया गया है कि उसके अंदर 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 जाके क्या क्या चीजें मिलती हैं। तो आप चाहें तो देखिएगा, उसको इंटरेस्टिंग है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ आने वाले समय में इस तरीके की टेक्निकल वाली वीडियो, शॉर्ट वीडियो टाइप की मैं बनाऊं, ताकि आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी जगे और थोड़ी नॉलेज भी मिले आपको, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। तो टोटल मिला के ना सीपीयू के तीसरे वाले भाग में कितने रजिस्टर्स होते हैं? 7 रजिस्टर्स होते हैं, उनके अपने अपने नाम हैं और उनके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी होता है, यानी वो क्या काम करते हैं। तो जैसा मैं देख पा रहा हूं अब समय समाप्ति की तरफ आ गया है, तो ये 7 रजिस्टर्स आज की क्लास में डिस्कस नहीं हो पाएंगे।
अब मैं इनको डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में, और ये हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी खत्म हो जाएगा। सीपीयू के सातों रजिस्टर के बारे में जानकारी लेते ही ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो फिर से समझ लो कि शुरुआत कहां से करी थी हमने, एबीसीडी से। तो लॉजिक गेट किसी भी आईसी चिप का एबीसीडी है। अगर ये समझ में आ गया तो आपको शब्दों को लिखना यानी कि वर्ड्स को बनाना आ जाएगा, और जब आप वर्ड्स बनाना सीख जाएंगे तो आप सेंटेंस बनाना भी सीख जाएंगे, और जब आप सेंटेंस या वाक्य बनाना सीख जाएंगे तो आपको पैराग्राफ लिखना भी आ जाएगा, यानी कि इंग्लिश लिखनी भी आ जाएगी। तो इसी तरीके से किसी भी आईसी चिप के बारे में अगर आपको समझना है तो पहले लॉजिक गेट का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फिर आपको फ्लिप फ्लॉप का पता होना चाहिए, फिर आपको रजिस्टर का, और लास्ट में मेमोरी यूनिट हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो अब अगर किसी का कोई डाउट है तो फटाफट जल्दी जल्दी पूछ लो। आज की क्लास और आज की सभा यहीं पर समाप्त होती है। आज की क्लास और आज की सभा यहीं समाप्त होते हैं। अब किसी का कोई भी डाउट हो, चाहे वो इस टॉपिक से रिलेटेड हो, चाहे इस टॉपिक से हटके कुछ भी पूछिए। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। सर आप कहाँ से हो? मैं दिल्ली से ही हूँ। सर जी कंट्रोल यूनिट के बारे में बता दीजिए। कंट्रोल यूनिट ही तो समझाया था अभी थोड़ी देर पहले, आप एक बार क्लास को दोबारा से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो मैं दोबारा समझा दूंगा। सर अलग से कोई बुक पढ़नी होगी? नहीं, मैंने पहले ही बताया क्लास की शुरुआत में कि कोई भी किताब आपको नहीं लेनी थ्योरी के लिए, ना कोई पीडीएफ देखनी थ्योरी के लिए। केवल और केवल आप एमसीक्यू के लिए जो ले सकते हैं वो ले सकते हैं, वरना उससे उसके लिए भी मैंने बताया आपको क्लास के शुरुआत में एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए क्या करना है। क्लास नोट्स कहाँ मिलेगा, ये सब जानकारी क्लास के शुरुआत में मैंने दे दी है। सर आप डाउट क्लास भी रखा कीजिए। ठीक है, कोशिश करेंगे डाउट क्लास रखने की भी। सर इंटरप्रेट के लिए लैंग्वेज यूज होती है? नहीं, इंटरप्रेट वो कंप्यूटर के अंदर वाला पार्ट है, उसमें ज्यादा नहीं जाना हमें। ये सारा केस है ना अंदर ही अंदर मशीन लैंग्वेज में चल रहा होता है, मशीन भाषा में। सर कितनी क्लासेस और होंगी? ये तो है ना फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास में बता ही दिया था, बार बार डिस्कस नहीं करेंगे इस बात को। बीएसएफ के लिए बता दीजिए। देखिए बीएसएफ के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं ना, उनको मैं सबको सजेशन देना चाहूंगा कि आप, मेरा यूट्यूब चैनल है कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर के नाम से, वहां पर एक प्लेलिस्ट बनाई है मैंने सिलेबस के नाम से। तो सिलेबस वाली प्लेलिस्ट में मैंने बीएसएफ का पूरा सिलेबस डिस्कस किया हुआ है, ऑफिशियल सिलेबस, तो आप देख लो उस क्लास को जाके। सर तैयारी के लिए टेक्निक बताइए। यही टेक्निक है, जैसे जैसे है ना हम क्लास में पढ़ा रहे हैं आपको समझा रहे हैं, इसी बात को दिमाग में रखिए। बस टेक्निक में है ना एक सिंपल सी बात याद रखना, जो कम पढ़ के जाएगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना कि जो लिमिटेड और कम पढ़ के जाएगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हार्ड है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अब बहुत हार्ड चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, ऐसी चीजें भी आ रही हैं जो आपने पहले नहीं पढ़ी होंगी, जैसे कि कंप्यूटर पूछा जा रहा है अब वो जो पहले नहीं पढ़ा होगा आपने, तो ये 10 में से 10 नंबर लाने के लिए ना मेहनत करनी पड़ेगी। अगर कोई ये कहता है कि सर हमें तो 100-200 क्वेश्चन की पीडीएफ दे दो, हम तो उससे ही पढ़ के जाएंगे, तो आपका 10 में से 10 नंबर नहीं आएंगे। या आप बोलेंगे सर मेरे को तो कोई केवल एक पीडीएफ फाइल दे दो, मैं तो उसको 2-4 दिन 5 दिन पहले पढ़ के चला जाऊंगा, 10 में से 10 नंबर आ जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, चलो तो फिर आज की क्लास में और आज की सभा में जितना भी मैंने आपको समझाया, आई होप सो कि आपको बखूबी समझ में आया होगा। और नहीं समझ में आया या थोड़ा कम समझ में आया तो इन क्लासेस को बार बार देखिए, तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास और सभा यहीं समाप्त होती है, अगली क्लास में मिलेंगे। बाकी कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी क्लास के शुरुआत में मैंने दिया ही था। थैंक यू सो मच सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।